नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और सबका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं आचार्य चाणक्य का लिखा हुआ जो महान ग्रंथ है उसके बारे में कुछ जानकारी। इसको शुरू करने से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सब मेरे वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं और उसको लाइक कर रहे हैं। तो जो भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहा है, कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब मुझे हिम्मत देता है, प्रेरणा देता है आगे और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने के बाद अपने जीवन के पूर्ण अनुभव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने राज्य संचालन के बारे में एक महान ग्रंथ लिखा। ये ग्रंथ आज की तारीख में हम इसे अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। और लेकिन ये ग्रंथ कैसे दुनिया के सामने आया और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये ग्रंथ बहुत बड़ा है। इसकी संपूर्ण जानकारी एक वीडियो में नहीं समाई जा सकती, अलग अलग वीडियोज़ में बनाऊंगा इसके बारे में। लेकिन आज मैं इसके कुछ ऐतिहासिक पहलू आपके सामने रखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य का अर्थशास्त्र, जिसे आज की तारीख में हम चाणक्य नीति के नाम से जानते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। कौटिल्य की महान कृति अर्थशास्त्र, जिसे हम चाणक्य नीति के नाम से भी जानते हैं, ये आज भी प्रासंगिक है। इसमें 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 150 अध्याय और 6000 श्लोक हैं। इस कृति में राजनीति, अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग विद्या, रसायन शास्त्र, भूगर्भ विद्या तथा अनेक विषयों को समाहित किया गया है। कौटिल्य द्वारा हस्तलिखित ये ग्रंथ तब सामने आया जब तंजौर के ब्राह्मण ने 1905 में मैसूर के प्राच्य पुस्तकालय में इसको भेंट किया। तो दोस्तों, ये ग्रंथ पहले दुनिया के सामने नहीं था। 1905 में एक ब्राह्मण ने एक संग्रहालय में इसे भेंट किया, तब ये दुनिया के सामने पता लगा कि ये ग्रंथ आचार्य चाणक्य द्वारा लिखा गया है। हालांकि इससे पहले विद्वानों को ये ज्ञात था कि कौटिल्य द्वारा हस्तलिखित अर्थशास्त्र पर कोई बड़ा ग्रंथ है, महान ग्रंथ है, किंतु ये प्रमाण नहीं था। और 1905 के बाद ये प्रमाण हासिल हो गया। उनके हाथ से लिखा हुआ ये ग्रंथ आज भी संग्रहालय में मौजूद है। कौटिल्य द्वारा हस्तलिखित अर्थशास्त्र पर आधारित ये ग्रंथ राजनीतिक ग्रंथ है। इसमें शासन व्यवस्था और राज्य संचालन के बारे में संपूर्ण जानकारी, हर पहलू के बारे में लिखा गया है, जो कि आचार्य चाणक्य ने अपने पूरे जीवन के अनुभव के आधार पर लिखा। दोस्तों, इसमें सभी राजनीतिक विचारों को समाहित किया गया है। दोस्तों, कौटिल्य ने राज्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया है, परंतु ये कहना बहुत मुश्किल है, कठिन है कि उस समय राज्य का विचार क्यों प्रतिपादित हुआ। संभवतः कौटिल्य के अध्यापन कार्य को छोड़कर इस व्यवस्था में आने के कारण ही राज्य की उत्पत्ति का कारण रहा होगा। उस समय विद्यमान हिंसा और अव्यवस्था ने राज्य की अवधारणा को जन्म दिया होगा। राज्य को ऐसी शक्ति के रूप में देखा जाने लगा। दोस्तों, 1905 में जब ये ग्रंथ दुनिया के सामने आया, क्योंकि ये एक प्राचीन ग्रंथ है, हजारों साल पुराना है, तो इस पर किसी का कोई कॉपीराइट नहीं था। इसीलिए आज हम देखते हैं कि समाज में जितने भी पब्लिशर हैं वो सब इस किताब को छापते हैं और अर्थशास्त्र के विद्यार्थी इसके लिखी हुई बातों का अध्ययन करते हैं। तो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक महान ग्रंथ संपूर्ण योगदान दे रहा है समाज की प्रगति में। तो अगर आपके पास मौका मिले तो आप भी जरूर पढ़िए। हर इंसान को ये पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। चाणक्य के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं। चाणक्य ने अपने से पहले के विद्वानों जैसे कि मनु, भीष्म, शुक्र की राज्य कल्पना को प्रतिपादित करते हुए राज्य को 7 अंगों में विभाजित किया है। उन्होंने राज्य के 7 महत्वपूर्ण अंगों के बारे में बताया है, जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला है स्वामी। स्वामी मतलब राजा, जिसके चारों ओर शक्तियां घूमती हैं। कौटिल्य के अनुसार अमात्य का अर्थ मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी दोनों से है। तो हर राज्य का एक स्वामी होना जरूरी है। आज के समय में हम देखते हैं, क्योंकि राज्य व्यवस्था खत्म हो चुकी है, आजकल लोकतंत्र है और प्रजातंत्र है, तो स्वामी का अर्थ आज के समय में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से है, जिसके पास समस्त शक्तियां हैं देश को संचालित करने के लिए। नंबर 2, अमात्य। अमात्य राजा का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। अमात्य की महत्ता को बताते हुए कौटिल्य कहते हैं, एक पहिए की गाड़ी की भांति राजकाज भी बिना सहायता से नहीं चलाया जा सकता। इसलिए राज्य के हित में सुयोग्य अमात्यों की नियुक्ति करके उनके परामर्श का पालन होना चाहिए। दोस्तों, अमात्य का मतलब मंत्री, और
चाणक्य ने बताया कि राजा की सहायता के लिए, क्योंकि शासन चलाना बहुत बड़ा काम होता है, उसके लिए उसको अच्छे मंत्री अपॉइंट करने चाहिए, अच्छे अमात्य रखने चाहिए। पुराने समय में लोग अमात्य रखते थे, लेकिन आज के समय में मंत्रिमंडल जिसे हम कहते हैं। तो एक अच्छा प्रधानमंत्री, अच्छा राष्ट्रपति वही होता है जिसके मंत्रिमंडल में अच्छे लोग होते हैं, जो उसको अच्छी सलाह देते हैं, और देश का प्रधानमंत्री या देश का राष्ट्रपति उन्हीं के सुझावों पर देश को चलाता है। तो ये था नंबर 2। नंबर 3 है जनपद। दोस्तों, कौटिल्य ने तीसरे अंक के रूप में जनपद को स्वीकारा है। जनपद कार्यालय अर्थ है जनयुक्त भूमि। जनपद की व्याख्या करते हुए कौटिल्य कहते हैं, जनपद की स्थापना ऐसी होनी चाहिए जहां श्रेष्ठ अन्न की पैदावार हो, किसान मेहनती हों और लोग शुद्ध स्वभाव वाले हों। नदियां और खेत खुशहाली का वातावरण पैदा करें। आज के समय में इसका मतलब है कि हमें राज्य ऐसा बनाना चाहिए ताकि जहां अच्छे लोग हों, जहां खेत खलियान हों और लोग मेहनती हों और स्वभाव से अच्छे हों। तो जिस देश के लोग मेहनती होते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं, काम करने के लिए तैयार रहते हैं अपने देश के लिए, वो देश फलता फूलता है। तो ये था नंबर 3। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। नंबर 4 ये है दुर्ग। कौटिल्य ने कहा कि दुर्ग राज्य के प्रतिरक्षात्मक शक्ति तथा आक्रमण शक्ति के प्रतीक हैं। उन्होंने 4 प्रकार के दुर्ग की व्याख्या की है। ये 4 दुर्ग हैं। औद्योगिक दुर्ग, इस दुर्ग के चारों ओर पानी भरा होता है। पार्वत दुर्ग, इसके चारों ओर पर्वत या चट्टानें होती हैं। धनवन दुर्ग, इसके चारों ओर ऊसर भूमि होती है जहां न जल है न घास होती है। वन दुर्ग, इनके चारों ओर वन एवं दलदल पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये पुराने समय की अवधारणा है। उस समय दुर्ग बनाए जाते थे, किले, कैसल या फोर्ट जिन्हें हम कहते हैं। आज के समय में ये सब नहीं बनते हैं, लेकिन ठीक है, एक अच्छा संसद भवन, एक अच्छा राष्ट्रपति भवन तो हर देश में होना ही चाहिए। अगला है कोष। राज्य के संचालन में और दूसरे देश से युद्ध तथा प्राकृतिक आपदाओं से बाहर निकलने के लिए कोष की आवश्यकता होती है। कौटिल्य ने इसकी महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा है कि धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में से अर्थ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, या यूं कहा जाए कि अर्थ दोनों का आधार स्तंभ है। देश को चलाने के लिए देश का राजकोष, जो कि सरकार के पास जो धन होता है, उसको कहा जाता है। बिना उसके सरकार नहीं चल सकती है, बिना उसके राज्य संचालन नहीं किया जा सकता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जिस देश के पास पैसा नहीं होता दोस्तों, वो उसकी अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है, लोग भूखे मरने लगते हैं। और आज के समय में भी कई देशों में हम ये सब देख रहे हैं। तो देश के पास धन होना बहुत जरूरी है, ताकि देश पैसे से ही चलता है, बातों से नहीं। आगे चलते हैं। दंड। कौटिल्य के अनुसार दंड का आशय सेना से है। सेना राज्य की सुरक्षा की प्रतीक है और राज्य को सुरक्षा देती है। तो दोस्तों, दंड में कौटिल्य मानते हैं कि देश के पास एक सुदृढ़ सेना होनी चाहिए। जिस देश के पास अच्छी सेना, मजबूत सेना होती है, उस देश के ऊपर आक्रमण करने से पहले दूसरे लोग 1000 बार सोचते हैं। एक सुदृढ़ सेना एक अच्छे राज्य के लिए अति आवश्यक है। दोस्तों, अगला है मित्र। कौटिल्य के अनुसार राज्य की अवधारणा का आखिरी जो पॉइंट है वो है मित्र। कौटिल्य के अनुसार राज्य की प्रगति मित्र भी आवश्यक हैं। कौटिल्य कहते हैं कि मित्र ऐसा होना चाहिए जो वंश परंपरागत हो, उत्साह आदि शक्तियों से युक्त तथा जो समय पर सहायता कर सके। इसका अर्थ है कि आचार्य चाणक्य मानते हैं कि एक अच्छे और सुदृढ़ राज्य के लिए अच्छे मित्र होना बहुत जरूरी है। उसके संबंध दूसरे राज्यों या दूसरे देशों के साथ अच्छे होना बहुत जरूरी है, ताकि कभी भी मुश्किल वक्त में अगर मदद की जरूरत पड़े तो उसके मित्र देश, मित्र राज्य उसकी सहायता के लिए तुरंत आ सकें। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसीलिए मित्रता करना बहुत आवश्यक है आज के समय में भी, कि अगर कोई भी गलत समय आता है तो सारे मित्र देश साथ में मिलकर लड़ सकें। तो एक अच्छी सरकार, एक अच्छा प्रधानमंत्री, अच्छा राष्ट्रपति हमेशा देश के दोस्त बनाने की कोशिश करता है। अपने देश के ज़्यादा से ज़्यादा देश पूरी दुनिया में होने चाहिए, ताकि कोई भी जब आप कोई बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तो लोग उसको सुने, ध्यान दें और आपका समर्थन करें। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कौटिल्य की सबसे बड़ी देन मंडल सिद्धांत है और शाणगुण्य निजी है। मंडल राज्यों का वृत्त माना जाता है। 6 लक्षणों वाली
शांडिल्य नीति का समर्थन मनु ने भी किया है और इसका वर्णन महाभारत में भी मिलता है। राज दर्शन में कौटिल्य को प्रथम दार्शनिक कहा जा सकता है। कौटिल्य ने गुप्तचरों के प्रयोग को सरकार का एक अहम हिस्सा कहा है। आचार्य चाणक्य ने ये भी कहा कि सरकार के गुप्तचर, राजा के गुप्तचर उसको हमेशा एक अच्छी जानकारी देते हैं। उसको पता रहता है कि उसके आसपास, उसके राज्य के अंदर या राज्य के बाहर, पड़ोसी राज्यों में क्या चल रहा है, ताकि वो अपने राज्य को सुचारू रूप से संचालित कर सके। तो दोस्तों, ये थे 7 सिद्धांत आचार्य चाणक्य के, और उनकी जो अनुपम कृति है अर्थशास्त्र, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके लिए। मेरे इस वीडियो में मैं बस इतना ही रखूँगा। आज मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार।